सोचिए दोस्त, नेपाल में जो हालत पिछले कुछ दिनों से बना है वह किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। यानी यह विरोध प्रदर्शन आखिरकार एक हिंसा में कैसे बदल गई। यानी प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी गई, भीड़ ने जूतों से वहां के प्रधानमंत्री ओली को पीटा, सड़कों पर हिंसा भड़की, सरकारी इमारतों पर आग लगा दी गई, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर झड़पें हुए। यानी 19 लोग इस प्रदर्शन में मरे हैं, 500 से ज्यादा अधिक घायल है और सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल से 12,500 कैदी जेल से फरार हो गए हैं। लाखों भारतीय और नेपाली नागरिकों ने भारत नेपाल बॉर्डर पार किया है और तो और पूरी दुनिया इस घटना को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इंटरनेशनल मीडिया ने इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं और जो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया चाइना जियोपॉलिटिक्स बैटल में भी नेपाल एक नया केंद्र बन गया है। और फिर केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे अब और लड़ाई नहीं करनी है, देश की स्थिति इतनी अस्थिर हो गई है कि मैं अपना पद छोड़ रहा हूं। और इसी बीच नए प्राइम मिनिस्टर यानी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बनी सुशीला कार्की। यानी इनका बैकग्राउंड देखो तो ये पूर्व चीफ जस्टिस है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबी लड़ाई भी हो चुकी है इनका, और निष्पक्ष और सख्त प्रशासन का प्रतीक भी बनी है। लेकिन इनका लक्ष्य है कि नेपाल को फिर से लोकतंत्र की राह पर लाना, सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शन हटाना, भ्रष्ट नेताओं को सजा दिलाना। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अब हर किसी की निगाहें सिर्फ एक ही सवाल पर है, यानी कि अगला परमानेंट प्रधानमंत्री कौन बनेगा, पुष्प कमल दहल, शेर बहादुर देउबा या कोई नया युवा चेहरा। सोचो, नेपाल में आज जो हालत बनी है वह सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बताया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि अब नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा और भी बढ़ गया है। यानी केवल यह सरकार का इस्तीफा ही नहीं हुआ है, बल्कि नेपाल के भीतर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल युद्ध का माहौल भी बन चुका है। यानी इंडिया और चाइना दोनों की निगाहें अब नेपाल पर टिकी हैं। चीन में नेपाल अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में है, तो वहीं भारत लगातार नेपाल के साथ अपनी स्ट्रेटेजी टीस को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इनके बीच नेपाल की जनता और सरकार एकदम दबाव में है। और तो जो सबसे बड़ी बात है कि यह हिंसा भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यानी आज भी नेपाल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी है, सड़कें पर युवा नारेबाजी कर रहे हैं, सरकारी इमारतें धधक रही है, प्रदर्शनकारी संस्कार के खिलाफ अपना शेष जता रहे हैं। लोग मानते हैं कि ये विरोध भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। Just what's happening to the right of me, the smoke from all those vehicles, the black plumes. And all of the people celebrating. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हर रोज झड़पें हो रही हैं, बॉर्डर पर टेंशन बढ़ती जा रही है। भारत नेपाल के बीच नागरिकों का भारी आवागमन हो रहा है। भारत ने 36 इंडियन ट्रक्स के जरिए नेपाल में जरूरी सामग्री भेजी और तो और 600 से ज्यादा नेपाली नागरिक भारत में शरण लिए हुए हैं। सोचो ये कितनी बड़ी मुद्दा बन चुकी है। लेकिन इन सब के बावजूद अब वहाँ का जो सबसे बड़ा माहौल बन चुका है कि आखिरकार इस इंटरिम प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की के बाद नेपाल की अगली अस्थायी सरकार कौन बनेगी। यानी संभावित अगर उम्मीदवारों की बात करें तो पुष्प कमल दहल, नेपाल कम्युनिटी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्हें नेपाल के राजनीतिक संघर्ष में महारथी माना जाता है। बाकी दूसरे नंबर पे तो अगर देखा जाए तो शेर बहादुर देउबा, अनुभवी राजनीतिक नेता है जो पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, या कोई नया युवा चेहरा जो जनता की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व कर सके। लेकिन इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट का क्या कहना है? वो बता रहे हैं कि यह बदलाव केवल अस्थायी नहीं रहेगा, ये सिस्टमैटिक रिफॉर्म का पहला बड़ा कदम है। यानी आने वाले 6 महीने नेपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ हम देखूं तो सुशीला कार्की को लेकर, यानी अभी जो नए प्राइम मिनिस्टर वहां की बनी है, यानी इनका पहला उद्देश्य है कि सोशल मीडिया बैन को हटाना, भ्रष्ट नेताओं को सजा दिलाना और देश में लोकतंत्र की गारंटी देने का वादा कर लिया। यानी अगर थोड़ा इनके हम बैकग्राउंड में आओ तो बात करूं, सबसे पहले 12 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यानी वो नेपाल की पहली महिला पीएम है। एक ऐतिहासिक मोमेंट बना है। यानी 73 साल के सुशीला कार्की पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि एक एंटी करप्शन क्रूसेडर। यानी सुशीला कार्की का जन्म विराटनगर में हुआ है। वो एक साधारण परिवार से ही है और उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी की है, जो 1919 में एडवोकेट भी बनी।
बनी है और फिर 2009 में सुप्रीम कोर्ट जज भी बन चुकी है और 2016 में वो नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी बनी है। और उनकी जो हिस्ट्री सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है, यानी वो CIA की चीफ लोकमान सिंह कार्की को भी सस्पेंड किया था क्योंकि वो खुद करप्ट थे। उन्होंने कई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट को रद्द किया और कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। बाकी वह सुशीला कार्की ने भारत में लॉ की भी पढ़ाई की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। वो हिंदी बोलती हैं और भारत नेपाल रिलेशन पर पॉजिटिव व्यूज भी रखती हैं, यानी प्रोटेस्ट में वो भी शामिल हुई और युवाओं ने डिस्कॉर्ड पर वोटिंग से उन्हें चुना है। क्यों? क्योंकि वो क्लीन इमेज वाली हैं, कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं। रॉयट्स के मुताबिक प्रोटेस्ट लीडर से डील भी हुई है और प्रेसिडेंट ने उन्हें अपॉइंटमेंट भी कर दिया है। और जो दूसरी सवाल उठता है कि आखिरकार ये कितने समय तक रहेंगी, तो रिपोर्ट्स कहती है कि 6 से 12 महीने, यानी नए चुनाव अप्रैल 2026 तक हो सकते हैं। लेकिन अगर स्थिरता नहीं आई तो लंबा समय हो सकता है। और जो सबसे बड़ी बात नेपाल की एक फैक्ट है कि 1990 से अब तक 13 PM ऐसे केसेस में बदल चुके हैं। सोचो वहाँ प्राइम मिनिस्टर का बदलना आम चीज हो गया है। Will we change the fate of this nation, or will we let it remain in shackles? King Birendra once said, "Even if I die, shall my country live on?" All the youths, carry these words in your heart and engrave a monument of change in the cause of history. Nepal is ours, and its future is in our hands. लेकिन दोस्त, अगर इन सबको मिलाकर अगर एक तरफ से देखा जाए तो ये सुशीला कार्की नेपाल को स्टेबल बना सकती है, लेकिन उनको युवाओं से सतर्क रहना होगा। और जो सबसे बड़ी बात सवाल है कि क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? यानी नेपाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज कितनी पावरफुल है। यानी इन सब हादसा के बाद तो एक बात तय है कि नेपाल की यह कहानी केवल आज की नहीं बल्कि आने वाली दशकों की राजनीति की दिशा भी तय करेगी। यानी इंडिया चाइना की सियासी जंग का नया युद्ध क्षेत्र बनने की राह पर नेपाल छाया हुआ है। लेकिन अब जनता की चेहरे पर बस एक ही आशा छाया है, यानी अच्छे नेतृत्व की उम्मीद और अस्थायी सरकार। लेकिन ये सब अब तक जितने सारे हादसे हुए ये कोई आम बात नहीं है, यानी इसको तो रोकना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर कम की जा सकती है, यदि नए प्रधानमंत्री सुशीला कार्की अपने उद्देश्य पर टिकी रहे तब। बाकी फ्रेंड्स, अभी ये आंदोलन कंटिन्यू है, देखिए आगे क्या होता है। बाकी इसके साथ अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। और हाँ, यदि आप पॉलिटिकल इश्यूज, करंट इश्यूज, सोशल इश्यूज एंड रियलिटी सीरीज पर वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना।